नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम दो रुख। इन दिनों हर किसी की जुबान पर अग्निपथ और अग्निवीर और प्रोटेस्ट जैसे अल्फाज हैं और इसी की चर्चा हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर अग्निपथ स्कीम से खुद को जुड़ा हुआ पा रहे हैं, या तो उन्हें लगता है कि इसका प्रभाव उन पर पड़ेगा अच्छा या बुरा, या फिर उन्हें लगता है कि उनके अपने चाहने वालों पर, उनके करीबी रिश्तेदारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा अच्छा या बुरा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ट्रेनों से सफर करते हैं। एक बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में जो ट्रेन से सफर करती है, और जैसा आपको पता है कि इस स्कीम के लॉन्च के दूसरे तीसरे दिन से ही जिस तरह से एहतजाज यानी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसने बहुत बुरी तरह से जो ट्रेन सर्विसेज है उसे मुतासर किया है। 500 के करीब ट्रेनों को बंद किया गया है संचालन से। कई जगहों पर ट्रेनों में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, हाईवेज को ब्लॉक किया गया, कई जगहों पर सरकारी बसों को भी निशाना बनाया गया, और आज इसको लेकर भारत बंद भी है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर अग्निपथ से निकलने वाले अग्निवीर और जो इस रास्ते पर जाना चाहते थे, जो सेना में खुद को चाहते थे कि वो भर्ती हो और एक फौजी बने, उन्हें एक इज्जत, सम्मान और उसके साथ साथ रोजगार का भी अच्छा इंतजाम हो जाए, तो ऐसे लोग जो अग्निवीर बनना चाहते थे वो खुद अग्नि की राह पर क्यों हैं? क्यों शहर शहर ऐसे हालात बन रहे हैं कि आगजनी करके भी मुजाहरा किया जा रहा है? हालांकि किसी भी सूरत इस तरह के प्रदर्शन या मुजाहरे को इसे काबिल कबूल नहीं है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें जो तरीका है उससे बहुत ज्यादा एक हिंसा, तशद्दुद और बहुत ज्यादा तनाव की बातें सामने आती हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इतना इंस्टेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है और इतनी तेजी से इसकी मुखालफत क्यों हो रही है? बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने अग्निपथ स्कीम को लेकर थोड़ी अलग राय रखी है, अलग तरह की बातें कही हैं। सवाल अब यह है कि जब यह बहुत सोच समझकर लाया गया एक लाई गई योजना थी, एक स्कीम थी, तो फिर इसमें एक के बाद एक जल्दी जल्दी इसमें संशोधन क्यों किए जा रहे हैं? क्या यह इस बात को जाहिर करता है कि कम से कम जो युवा हैं जो इससे जुड़ना चाहते थे उनका गुस्सा जायज है? हालांकि गुस्से के इजहार का तरीका जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है, उसे जायज नहीं माना जा सकता, लेकिन क्या उनके गुस्से में कुछ ऐसी बात जरूर थी जिसकी वजह कर इस योजना में कुछ तब्दीलियां लानी पड़ी? अचानक 2, 3, 4 तब्दीलियां कर दी गई हैं। अब सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बहुत सारी समाजी तंजीमें और पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। हालांकि जो सत्ताधारी दल है उनका कहना है कि अपोजिशन का तो काम ही है अपोज करना। खुद वज़ीर आज़म ने भी कहा कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी राजनीति का शिकार हो जाती हैं। लेकिन अब जबकि इस स्कीम को लॉन्च किए हुए उसके बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे और उसके बाद आज भारत बंद, इस बीच 3 से 4 संशोधन, अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब इसको लेकर दो रुख क्या है सत्ताधारी दल बीजेपी का और अपोजिशन पार्टियों में से बड़ी पार्टी कांग्रेस का। तो हमारे साथ दो खास मेहमान हैं इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी से है अशोक सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, और कांग्रेस से है गुरदीप सिंह सप्पल। सबसे पहले मैं गुरदीप सिंह सप्पल आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि योजना की अगर मुखालफत हो रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स करें, चाहे वो नौजवान करें, यूथ करें, या फिर आप जैसी दूसरी पार्टियां करें, तो इसका मतलब है कि इस पर कुछ एतराजात हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि लॉन्च से लेकर अब तक इसमें 3-4 तब्दीलियां हो गई हैं। जैसे एज फैक्टर था, मैक्सिमम अपर जो एज लिमिट थी उसे 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया गया, और बहुत सारी बातें इसमें शामिल कर दी गई हैं। तो क्या अब भी एहतजाज करना सही है? क्या एहतजाज का यह रुख अब इस लायक है कि आप उसे डिफेंड कर सकें? देखिए, आपने शुरुआत में बोला कि बहुत सारा युवा वो चाहता है कि वो फौजी बने। इस स्कीम के बाद उसके नाम के आगे से फौजी नाम ही हट गया। फौजी नहीं, अब वो अपने को ना तो फौजी कहला पाएगा ना वो भूतपूर्व फौजी कहला पाएगा, और ये इसके नियम कानून में है। और सिर्फ नाम नहीं गया, पहचान ले ली, उसका रैंक ले लिया, उसकी पेंशन ले ली।
आफ्टर रिटायरमेंट उसकी मेडिकल फैसिलिटी ले ली, उसके बच्चों को जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलता था वो भी छीन लिया, उसको जो अलाउंसेस दूसरे मिलते थे, डीए मिलता था, वो भी छीन लिया और उससे भविष्य भी छीन लिया। और दे क्या रहे हैं? खुद बीजेपी के कल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो ट्रेनिंग देकर क्या काम करेंगे? वो धोबी बन सकते हैं, वो नाई बन सकते हैं, वो ड्राइवर बन सकते हैं। ये हमने नहीं बोला, वो चौकीदार बन सकते हैं, बीजेपी के महासचिव ने बोला। सवाल ये है कि क्या एक युवा फौज में अपनी जान देने के लिए जो जज्बा होता है वो फौजी बनने के लिए होता है या इन सब कामों को करने के लिए होता है जो बीजेपी के सम्मानित नेताओं ने देश को कल बताया? आप युवाओं से ना केवल सम्मान छीन रहे हैं बल्कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर जो देश की सेवा करते हैं और वो करते हुए अगर वो देश पे कुर्बान हो जाते हैं तो कल आने वाले समय पे जो उनकी फैमिली को एजुकेशन मिलती थी, उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलती थी, उनकी फैमिली को जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिलता था, वो सब भी अब नहीं मिलेगा। केवल एक पैकेज देंगे जो कि 41 लाख के करीब बोला है, बाकी उसके माँ बाप के लिए, उसके बाकियों के लिए, फैमिली के लिए कोई सुविधा नहीं होगी। तो ये कौन सी सेना बनाने जा रहे हैं और ये कौन सी भलाई की गई है? ये मुझे बताइए। कहा जा रहा है कि देखिए इससे तो नौकरियां मिलेंगी। अगर आपके पास इतनी ही नौकरियां हैं, 1 लाख अग्निवीर के लिए हर साल 10 लाख नौकरी चाहिए 10% रिजर्वेशन के साथ, इतनी ही नौकरियां हैं, तो आज जो युवा सड़क के ऊपर है आप उनको क्यों नहीं दे देते हैं? आप उन युवाओं को ये नौकरियां क्यों नहीं दे रहे हैं? आप किसके लिए रखे बैठे हैं और कहते हैं हम पीएसयूज में देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता साहब हमारे साथ हैं, पूछिए इनसे। मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं, उनके पास जा रहा हूं। अशोक सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये सही है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसे बयानात दिए हैं कि अग्निवीरों को कहां एडजस्ट किया जा सकता है। कुछ नेताओं के बयान बिल्कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल उस पर विवाद है, उस पर बात करना भी मुझे लगता है कि शायद सही नहीं है, लेकिन इसके रूट में कुछ तो है, कुछ तो अच्छाइयां हैं। आखिर वज़ीर आज़म ने भी यह बयान दिया कि बहुत सारी अच्छी चीजें जो हैं वो राजनीति के प्रभाव में आ जाती है या उसका शिकार हो जाती है। मैं आपसे अशोक सिन्हा साहब अब यह जानना चाहता हूं कि अनाउंसमेंट के बाद से लेकर जो प्रदर्शन हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए, उसके बाद तक 3-4 तब्दीलियां हो गई, ये क्या दर्शाती हैं? आजम साहब, पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये योजना जो है वो एक्सपर्ट्स के बहुत ही चिंतन मनन के बाद, 2 दशकों के चिंतन मनन के बाद, एंड इसमें सारे प्लस माइनस करने के बाद ये लाई गई है, सेना के द्वारा लाई गई है। दूसरी बात, ये इसकी योजना थी कि एक फेज्ड मैनर में इसमें रिफॉर्म किया जाएगा और भी तब्दीलियां की जाएगी, लेकिन ये एजिटेशन आ गया। लोकतांत्रिक देश है तो नेचुरल होता है कि जितने भी इंटरैक्शंस हैं उसके प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आपका प्रश्न जो था कि जल्दी जल्दी क्यों किया गया, तो उनको जो स्टेजेज में आने वाली थी उसको एकाएक ले आया। अब मैं आता हूं, लेकिन एक मिनट मुझे थोड़ा सा योजना के मूल इससे ये बात तो जाहिर हो रही, इसका मतलब ये है कि जब इसको लाएंगे तो क्या रिएक्शंस हो सकते हैं? चूंकि पिछले 2-3 सालों से भर्ती हुई ही नहीं है तो युवाओं में किस तरह का रिएक्शन होगा, इसका मतलब इस पर सोचा नहीं गया। नहीं, वो देख लीजिए, पहली बात तो कि 2 साल से अगर सेना में नहीं भर्ती हुआ तो वो तो कोरोना के चलते, वो तो ग्लोबल इफेक्ट था। दूसरी बात, कोरोना के चलते सेना, लोग यही सवाल उठा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको कट कर रहा हूं, मतलब माजरत चाहूंगा, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका सवाल यह है, उन नौजवानों का, कि इस दौरान ही इलेक्शन भी हो गए, बड़ी बड़ी रैलियां भी हो गई और हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने लाखों के भीड़ में जाकर रैलियां कर ली। तो जब इतना कुछ हो सकता था तो सेना में भर्ती के लिए कोरोना को वजह बताया जा रही है, तब भी वो उनका जो कहना है कि भाई ठीक है नहीं हुई 2 साल तक, अब तो होती, तो अब तो वो जो रेगुलर भर्ती होती थी वो तो बिल्कुल से फुल स्टॉप लग गया। पहली बात तो कि ये है कि 2 साल जो नहीं हुई उसके बदले 2 साल का एज इंक्रीमेंट हमने दिया। और दूसरी बात, इंडियन आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी या इंडियन फोर्सेज जो है वो मास रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। अभी आप इसको ये एकदम नहीं माना जाए कि ये तो एक ट्रेनिंग फेज है 4 साल का। इसके द्वारा हम आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी लेंगे इनसे,
तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम एक तरह का है 4 साल का, जिसमें सारे के सारे डिसिप्लिन से लेके मोटिवेशन और हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उसको फोर्सेस के लायक काबिल बनाया जाए, या उसमें से 25% लोगों को लिया जाए, बाकी सब लोगों को इंडिया गवर्नमेंट के पीएसबी में ग्रॉस किया जाए। बहुत से प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं आगे। उन्होंने कहा कि इनसे जो निकलेंगे बचे हुए 75% उनको हम प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, और इसमें यह भी है कि 10% लोगों को सीएपीएफ या असम आर्मी में, असम राइफल्स में हम उनका समायोजन करेंगे। तो फिर इस बात के लिए इतना हाई तौबा मचाने की क्या जरूरत है? और अगर 17 साल के बच्चे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको समझने में अगर कुछ देर हुई, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फिशिंग इन द ट्रबल वाटर कर रहे हैं? ये प्रश्न असली है। असली ये है कि मान लिया कि हमारे कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारा कहा है कि भाजपा के लोग पब्लिक में जाके इस योजना के बारे में बताएंगे। आपने तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन का एक मौका दे दिया, ताकि बीजेपी कम से कम लोगों के बीच में जाकर बताए कि ये सेना के द्वारा लाई हुई योजना है। तो कब से बीजेपी के नेता गांव-गांव जाने वाले हैं? खासतौर से बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, तेलंगाना है, कब से शुरुआत हो रही है इसकी? देखिए, बिहार, यूपी, इन सब जगह पे मास स्केल पे सेना में बहाली होती है। आंध्र प्रदेश में होती है, ये हरियाणा में होती है। तो कुछ स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, जहां पे जरूरत है कि लोगों को बताया जाए कि थ्रेडबेयर ये योजना है क्या, और कैसे ओवरऑल मासेस को ये डिसिप्लिन। आप देखिए आजम साहब कि वर्ल्ड के जो आर्मीज के जो एवरेज एज है वो यंग है, और हमारी एवरेज एज 32 है। उसको यंग करने के लिए सेना के द्वारा पूरी तरह से चिंतन मनन के बाद एक सोचा समझा बहुत बढ़िया एक योजना ये लाया गया है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि योजना पे इस तरह सीधे तौर पर ये सवाल उठा दिया गया है कि अगर जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं, जो सेना में अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें थोड़ी बहुत बात अगर समझ में ना भी आ रही हो तो उन्हें समझा लिया जाएगा। बीजेपी के नेता जाएंगे शहरों में, गांव में, और लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, जैसा अभी कहना है अशोक सिन्हा साहब का। लेकिन वो सीधे तौर पर ये भी कह रहे हैं कि इसमें राजनीति जो है, पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो इसमें जो है अपना पता नहीं कौन सा भविष्य नजर आ रहा है उनको, और वो इसका खेल बिगाड़ रही है। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दलों का होना और राजनीति का होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अब बीजेपी के लोग क्या जाके समझाएंगे? यहां तो मलिक साहब भी कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने अभी अपने जवाब में कहा कि एवरेज एज कम करने के लिए किया गया, और साथ ही ये बोला कि ये तो 4 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मलिक साहब, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है 4 साल का। ये 4 साल में से 3 साल के करीब ये लोग फॉरवर्ड पोजीशंस में रहेंगे, ये देश की सुरक्षा के उसमें तैनात रहेंगे। ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये आप उन लोगों को देश की सुरक्षा में लगाने के लिए 4 साल के ठेके पे ले रहे हैं। और जितनी बातें आपने बोली कि उसके बाद पीएसयूज इसमें एम्प्लॉय कर लेंगे, अब मैं आपको एक चीज बताऊं। पहले तो 10% रिजर्वेशन की हकीकत जी, अभी भी एक्स सर्विसमैन के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के अंदर 20% रिजर्वेशन ग्रुप डी में और 10% ग्रुप सी में है, 10% ग्रुप ए और बी के अंदर है। ग्रुप डी के अंदर जो डेटा है, सरकारी डेटा, उसके हिसाब से एक भी एक्स सर्विसमैन को इन्होंने नौकरी नहीं दी पिछले 8 साल में, एक को भी। 20% रिजर्वेशन है। जो ग्रुप सी है 8,81,000 उसकी स्ट्रेंथ है, और 10% के हिसाब से कितने होने चाहिए थे? 88,000। आपने कितनों को दिया? 4,146। 88,000 नहीं। अगर रिजर्वेशन के थ्रू आपने अभी के एक्स सर्विसमैन को नहीं दिया तो भविष्य की बात तो आप छोड़ दीजिए। वो भी अभी की बात सर्विसमैन है, वो एक्स सर्विसमैन कहे जा रहे हैं, बताता सर्टिफाइड है एक्स सर्विसमैन। हाँ, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, सर्टिफाइड हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है ये। वो रिजर्वेशन जो कि 10% होना चाहिए था, वो 0.4% आप दे रहे हैं। और ये छोड़ दीजिए, अभी इन्होंने कहा मैं पीएसयूज में हम देंगे। कल से मैं सुन रहा हूं, परसों से सुन रहा हूं, पिछले साल पूरे गाजे बाजे के साथ इन्होंने एक योजना अनाउंस की थी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आपको याद है?
उसमें यह कहा गया था कि देश में जितने भी पीएसयूज हैं हम सबको प्राइवेट कर देंगे और जितने भी स्ट्रेटेजिक पीएसयू हैं हर सेक्टर में एक रहेगा। तो आप तो सारे पीएसयूज को प्राइवेट करने जा रहे हैं, वहां कौन सा रिजर्वेशन आप देने जा रहे हो? या तो आप बताइए कि आपने देश में प्राइवेट करने का पीएसयू को कैंसिल कर दिया है, प्राइवेट तो आप कर रहे हैं। जब पीएसयू ही नहीं बच रहे हैं तो आप रिजर्वेशन का वायदा करके झांसा दे रहे हैं देश को। अशोक सिन्हा साहब, इसका जवाब देना चाहिए आपको, मुझे लगता है इतना बड़ा झूठ देश के साथ बोला जा रहा है कि हम पीएसयूज में देंगे जी सारे के सारे। इसका जवाब देता हूं, अशोक सिन्हा इसका जवाब दे रहे हैं। ये इस तरह से जनरेशंस जो आ रहे हैं, यंग जनरेशन, उसके सामने इस तरह का डार्क पिक्चर रखने की जरूरत नहीं है। कंट्री आगे भी बढ़ रहा है और आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हम 10% जो रिजर्वेशन है वो सीएपीएफ और असम राइफल्स में देंगे। क्या ये हकीकत नहीं है? असम राइफल्स प्राइवेट होने जा रहा है? क्या सीएपीएफ जो है वो प्राइवेट होने जा रहा है? ऐसी बात नहीं है। और प्लस गवर्नमेंट भी कांटेक्ट कर रही है, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने इंडस्ट्रियल हाउसेज में उनको एब्जॉर्ब होने के लिए आगे आ रहे हैं ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो किसी को भी जो अग्निवीर होंगे, अग्निवीर इनका कैडर ही एक अलग है, उसको अगर हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत प्रोडक्टिव रूप में विथ फुल ट्रेनिंग, जिसमें उनमें कैपेबिलिटी भी होगी, डिसिप्लिन भी होगा और मोटिवेशन भी होगा, तो क्या इसमें खराब लग रहा है भारत की ओपोजिशन पार्टीज को? और मैं समझता हूं कि इसमें एक पॉजिटिव रूप में देखने की जरूरत है कि वर्ल्ड के जो जितने मॉडर्न आर्मीज हैं और जो सशक्त आर्मीज हैं, चाइना और इंग्लैंड और ये सब जो आर्मीज है, इससे बहुत यंग है सेना, बहुत सोची समझी रूप से सेना ने लाया है इसे। सेना ने गवर्नमेंट के सामने ये प्रपोजल रखा है कि हम चाहते हैं कि एवरेज एज आर्मी की कम की जाए, 25 साल तक लाई जाए, 32 साल से, क्योंकि हमारे थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है, चाइना से है, पाकिस्तान से है, हिली एरिया में है, तो नेचुरल है कि हम यंग आर्मीज को प्रेफर करेंगे। इसी के मद्देनजर इसको लाई गई, ये योजना लाई गई है। इसमें कोई हाई तौर मचाने की जरूरत नहीं है। गुरदीप सिंह साहब, सेना हमारी यंग होगी, जवान होगी, ताकि ज्यादा ताकत के साथ मुकाबला कर सके, ज्यादा फुर्तीले अंदाज में कर सके। ये लॉजिक, ये मतलब एक जवाब दिया जा रहा है कि इस वजह से ये काम किया जा रहा है, तो इसमें क्या एतराज है? पहले तो जिनके जवाब में इनको मालूम ही नहीं है कि सीएपीएफ के अलावा पीएसयू में भी घोषणा की गई है। मैं नाम बता देता हूं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएमएल, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, भारत शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, बीई इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत सारे पीएसयू की घोषणा की है केंद्र सरकार ने रिजर्वेशन के लिए, और ये सारे पीएसयू को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं। आपको मालूम नहीं है, शायद आपको अपडेट कर दूं मैं। दूसरी बात, करने जा रहे हैं, नहीं ये गलत ईयर का, अरे गलत है मलिक साहब, मेरे को मत बोलिए। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन केंद्रीय वित्त मंत्री ने पिछले साल अगस्त में अनाउंस किया है, पूरे इंटरनेट के ऊपर है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट के ऊपर है, सब नाम। तो मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को समझा ही नहीं। अरे सुन लीजिए ना, अब इस पे बहस मत कीजिए, क्योंकि ये सीधा कहा गया सारे पीएसयू खत्म किए जाएंगे और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में केवल एक रखा जाएगा हर सेक्टर के अंदर। ये मेरे शब्द नहीं है, ये देश के वित्त मंत्री के शब्द हैं। आप गूगल कर लीजिए, दर्शक भी गूगल कर सकते हैं इस बात को। दूसरी नहीं, ठीक है, गूगल करने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक डोमेन की बात है। दूसरी बात जो है, आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि स्किल्ड लोग मिलेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि पिछले 8 साल से जो स्किल डेवलपमेंट के आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, स्किल इंडिया हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, संकल्प योजना हो, उड़ान योजना हो, वो सब फेल हो गई हैं। उनसे कोई स्किल लोग नहीं मिले जिनको आज आप नौकरी दे पा रहे हैं। वो सब में जो आपने कहते हैं कि हमने करोड़ों लोग, कौन कह रहा है उनकी नौकरियां, कह रहा है कि स्टार्टअप योजना फेल है? सर तो मैं स्किल इंडिया बोल रहा हूं, स्टार्टअप नहीं। स्किल इंडिया से अगर लोग निकले हैं और अगर आज आपके पास नौकरियां हैं जिसमें अग्निवीरों को, मेरे को पूरा करने दीजिए, अगर आज नौकरियां हैं देश में जिसमें स्किल्ड लोग लग सकते हैं, तो इनके स्किल्ड लोगों को पहले नौकरी दे दीजिए। वो सड़क पर भटक रहे हैं। आप ये कीजिए कि उसमें स्किलिंग ठीक नहीं हुई है, इसलिए केवल अग्निवीर से जो सीख के आएंगे केवल उन्हीं को नौकरी देंगे। आप आज आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं?
आज भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष ने सवाल पूछा ट्विटर पे कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास नौकरियां होंगी अग्निवीर के लिए, तो जो आज बेरोजगार भटक रहे हैं, जो एक्स सर्विसमैन भी हैं, उनको आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको कितनों को आपने नौकरी दी है? ये भविष्य के जो झुंझुने पकड़ाए जा रहे हैं उसको स्पष्ट करो। तीसरी बात जो फौज की बात है, मैं आपको बता दूं और देश को भी बता दूं कि भारत की फौज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज है, और वो बीजेपी के सत्ता में आने से पहले हम लोगों ने बना ली थी। ऐसा नहीं हम फौज को महत्व नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आज चाइना से या पाकिस्तान से लड़ने के लिए केवल एक चीज जरूरी नहीं है। आज साइबर वॉरफेयर के लिए तैयारी होनी है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयारी होनी है, स्पेस वॉरफेयर के लिए तैयारी होनी है, और वो तैयारी जो है पढ़े लिखे अच्छे युवाओं को डेवलप करके होगी। आप लोगों को लेंगे और उसके बाद 3 साल बाद निकाल देंगे, उसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने इन सब तैयारियों की कोई बात कौन निकाल रहा है? असली चीज है। नहीं, देखिए भाई साहब ऑब्जेक्शन है। जी, अशोक जी इस तरह से देश के सामने एक डार्क पिक्चर आप नहीं रख सकते हैं नेशनल चैनल पे आके। आप कह रहे हैं कि उनको हम निकाल देंगे। अरे उनको निकाल नहीं दिया जाएगा, उनके सामर्थ्य के अनुसार। उसमें से जो 25% टॉप लॉट है उनको तो सीधे हम आर्मी में ले रहे हैं। गुरदीप साहब थोड़ा उनको सुनते हैं। अशोक सिन्हा कह रहे हैं, अशोक सिन्हा जी को सुनते हैं, लेकिन एक चीज अशोक सिन्हा जी देखिए, एक तो बात अभी आप बार बार स्किल और कौशल की कर रहे थे, अब आप ये कह रहे हैं कि उन 4 मतलब साल के लिए जितने लोग, उनमें से भी 25% को योग्यता और कौशल के मतलब अगले 75% को मतलब आप ये मान रहे हैं कि उनके अंदर स्किल नहीं है, उनके अंदर कौशल नहीं है? नहीं। एक मिनट में उसके बाद आर्मी के लिए एक प्रॉपर स्किल और मोटिवेशन की जरूरत होती है जी। ये आप भी मानते होंगे, सारी दुनिया मानती है। नहीं तो हम क्यों ऐसा मान के चल रहे हैं कि 25% लोगों में ही वो चीज डेवलप हो पाएगी, 75% लोगों में डेवलप नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको बाहर करेंगे? अगर डेवलप हो पाएगी तो उसे फिर रिफॉर्म करके हम आगे इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर मान लिया कि 50% लोगों को बराबर का ये है, तो कहीं ना कहीं तो एक बाउंड्री बनानी है, हमको टॉप पर्सन को लेनी है आर्मी में। ऐसी बात नहीं है कि 70% लेफ्ट आउट हो गए। वो आम लोगों से, आम पढ़े लिखे नवजुवकों से ज्यादा स्किल्ड होंगे और उनका स्किल ज्यादा बढ़िया होगा। जो मैं जवाब दे दूं, अशोक सिन्हा साहब है हमारे साथ। गुरदीप जी अशोक सिन्हा साहब है। जी हाँ, मैं आपने अभी बोला कि नेशनल चैनल पर गुमराह मत कीजिए। जो टर्म्स एंड कंडीशन का डॉक्यूमेंट निकाला है भारत सरकार ने, उसको पब्लिश किया है, उसके पैरा 2 के क्लॉज सी के फर्स्ट में लिखा हुआ है, ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years ऑफ सर्विस। मैंने यही बोला है कि हरेक को 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा, इसकी हिंदी यही होती है। और उसमें से 25% से कम, क्या बात कर रहे हैं? 25%, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। मैं 4 साल के बाद सबको निकाल दिया जाएगा, आप ये क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए सिन्हा साहब, उसके बाद उनमें से अप टू 25% को दोबारा इंप्लॉय किया जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंट कह रहा है, मेरा नहीं कह रहा है। ऑन डिस्चार्ज ऑफ आफ्टर 4 years, उसके बाद का मतलब यही है शायद कि 25% को उसके बाद जो लिया जाएगा, उन्हें कोई एक्स सर्विसमैन का फायदा नहीं मिलने वाला, वो भी बिल्कुल एक फ्रेशर के तौर पे लिए जाएंगे। यही शायद उसका मतलब है, इसलिए ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जाएगा। नहीं, पहली बात कि 25% तक, वो 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, अप टू 25%। ओके, अप टू 25। लेकिन इनमें से कोई भी अपने नाम के आगे ना तो फौजी लिख सकता है ना पूर्व फौजी लिख सकता है। ये इन्होंने लिखित में दिया है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसमें लिखा है दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू यूज है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? मैं ऑब्जेक्शन कहां है? अच्छा, जो अगर वो अग्निवीर लिखे जाएंगे, बिना साहब क्या है? ये फौज की ट्रेनिंग है भाई साहब। हाँ, मैं एक मिनट सुन लीजिए, कोई मास रिक्रूटमेंट एजेंसी नहीं है। सुन लीजिए ना भाई साहब, वो ट्रेनिंग एजेंसी। अब सुन लीजिए, अब मेरा जवाब ले लीजिए। वो ट्रेनिंग एजेंसी भी नहीं है, वो स्किल डेवलपमेंट की एजेंसी भी नहीं है। वहां पे ये युवक फौज में वहां पे रहकर बॉर्डर पे तैनात होंगे, भारत की सुरक्षा करेंगे 3 साल तक। फॉरवर्ड पोजीशन में, सियाचिन में, लेह लद्दाख में इनकी ड्यूटी लग सकती है।
से समुद्र में इनकी ड्यूटी लग सकती है, लेकिन एकदम। ये अपने को पूर्व सैनिक नहीं हाँ जी, कहला हाँ जी। सकते। ये अपने को पूर्व सैनिक नहीं कहला सकते अच्छा, हैं। मेरे पास वक्त इनको कम रह गया है। CGS अशोक नहीं सिन्हा साहब रहेगा। को थोड़ा मौका देना होगा मुझे, वो आपको मौका कम मिल। अशोक सिन्हा साहब 40 सेकंड आपके लिए, बोले। एक चीज बताइए गुड्डू आजम में आता, साहब, प्लीज। ये जो सापरा साहब गुमराह कर रहे हैं, अब एक चीज बताइए मेरा भी नाम कि ठीक एक कर दीजिए। आम आदमी को अग्निवीर का भी टाइटल नहीं मिल पाएगा, तो फिर इनको अग्निवीर हर या जगह फौजी पे में हम से लोग कौन समायोजित अच्छा है? करेंगे, इनको प्रेफरेंस प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। आप ही कैसे कह रहे हैं इंडियन आर्मी कोई मास रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या? वहां पे ट्रेनिंग जो एजेंसी चाहेंगे नहीं है, वहां पे स्किल डेवलपमेंट की रह सकते हैं एजेंसी लंबे नहीं है। दिनों तक, वो सुरक्षा उनकी करने की ट्रेनिंग दी एजेंसी है। जाएगी इंडियन आर्मी के तरह, तो उनको तो फ्रंट पे जाना होगा। सिन्हा जी, और फिर सिन्हा ये जी, ऑप्शन है आपके सामने, आप नहीं भी जा सिन्हा जी, सकते हैं। आपको कोई कंपलसरी रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है, पब्लिक गवर्नमेंट आपको कंपलसरीली वहां नहीं भेज रही है, ये आपके सामने ऑप्शन है, आप मत जाइए। एक मिनट। जो आदमी एक अपने मिनट। को इस इसका तरह से जवाब इनकॉम्पिटेंट पाते हैं, वो ठीक है, आदमी बिल्कुल। फ्री है। वहां गुरदीप पे साहब, नहीं गुरदीप साहब, जाए। मेरे पास वक्त लेकिन बहुत कम रह गया, मैं आपको सेना सिर्फ नहीं 20 सेकंड दे करने जा सकता रही। हूं। ये हाँ, ऑप्शन दे रहे हैं कि ये ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, जाए ना मर्जी है ना जाए। सिन्हा साहब, भारत के अंदर जो जाति से जुड़े रोजगार हैं उनको छोड़ दीजिए, जिसमें मजबूरी है लोअर जातियों को उसमें काम करने की। बाकी हर जॉब वॉलंटरी है। देश की कोई भी जॉब में कोई कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप उन बेरोजगारों का बहुत अपमान कर रहे हैं। चले, बहुत जिनको बहुत आप कह रहे शुक्रिया हैं- आप दोनों खास मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना अपना रुख रखने के लिए। और मुझे लगता है कि वक्त गुजरते के साथ उससे बहुत ज्यादा अभी चर्चा की जरूरत है, जो शायद इससे पहले भी होनी थी। कुछ लोगों का ये कहना है बार बार, अगर उतनी चर्चा हो गई होती तो ये जो जल्दी जल्दी में 4-5 अमेंडमेंट हैं वो नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहरहाल मुल्क के लिए एक बेहतर स्कीम साबित हो सकती है, बशर्ते उस पर जो एतराजात हैं उस पर बहुत ही संजीदगी से गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।